Good afternoon, students. Myself जितेंद्र कुमार. आप सभी देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट. ठीक है, और आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है शिक्षा शास्त्र में उभरते हुए भारतीय समाज में अध्यापक की भूमिका. इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और इसका जो टॉपिक होगा वो जो है निरक्षरता उन्मूलन की विशेष परियोजनाएं या मतलब निरक्षरता ख़त्म करने के लिए सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले विशेष प्रोग्राम्स. तो मैं शुरू करूं इसके पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को, और अगर ये वीडियो बाद में आपको ठीक लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं. तो आज हम बात करते हैं उन प्रोग्राम्स की जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में. तो पहला प्रोग्राम है संपूर्ण साक्षरता अभियान. यह अभियान निरक्षरता उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NEM नेशनल एजुकेशन मिशन की कार्यनीति का प्रमुख अंग रहा है. इसको सामान्यतः जिला अधिकारी मतलब प्रत्येक जिले के DM की अध्यक्षता में गठित जिला साक्षरता कमेटियों द्वारा क्रियान्वित किया जाता रहा है, उनके द्वारा चलाया जाता रहा है. इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो नीचे हैं, निम्नलिखित हैं, इन पर भी हम चर्चा करते हैं. तो पहला जो बिंदु है वो है कि घर घर जाके साक्षरता का सर्वे करना, मतलब लोगों के बारे में ये ज्ञात करना कि शिक्षा का स्तर कितना बड़ा है. दूसरा, वातावरण का निर्माण करना, शिक्षा के लिए एक अच्छे वातावरण का निर्माण करना. तीसरा है कि सीखने वालों की पहचान करना, मतलब कि जो लोग सीख रहे हैं उनकी पहचान करना. और चौथा है प्राथमिक विकास, शिक्षा का जो है वो प्राथमिक विकास. पांचवा है प्राइमरी आधारित प्रशिक्षण. और छठवां है मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन, यानी कि देख रेख कह सकते हैं हम इसको. ठीक है, क्या कह सकते हैं, देख रेख कह सकते हैं या मॉनिटरिंग कह सकते हैं, और मूल्यांकन, और वह मूल्यांकन लास्ट है. ठीक है, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो दूसरा जो प्रोग्राम या परियोजना या कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं. दूसरा प्रोग्राम और जो परियोजना है ये है उत्तर साक्षरता अभियान. छूटे हुए, इसमें क्या करते हैं कि छूटे हुए जो निरक्षर हैं उनको शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया. जो निरक्षर लोग हैं, आरंभ में मतलब 470 जिले पूर्ण रूप से इसमें भागीदारी करते थे और 198 जिले आंशिक रूप से पूरे देश में. ठीक है, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ग्रामीण जो परिवेश है, ग्रामीण परिवेश है, उसमें कार्यात्मक साक्षरता परियोजना लाना इसका बहुत महत्वपूर्ण जो है एक योजना थी. ये योजना जो है कम साक्षरता वाले राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तर भारत के जो राज्य हैं 7, उनमें दादर नगर हवेली आदि कम साक्षरता वाले राज्यों में ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना को चलाया गया. अगला जो प्रोग्राम है, अगली जो मतलब परियोजना है वो श्रमिक विद्यापीठ. ठीक है, कामगारों यानी जो काम करने वाले लोग हैं उनको अनौपचारिक प्रौढ़ शिक्षा और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु श्रमिक विद्यापीठों की स्थापना की गई. 1996-97 में कुल 53 विद्यापीठें बनाई गई थी. ठीक है, इसके आगे अगर हम बढ़ें तो एक और है नव साक्षरों के लिए सतत शिक्षा परियोजना. नव साक्षरों के लिए सतत शिक्षा परियोजना, साक्षरता बनाए रखने के लिए शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था करना सरकार के द्वारा, मतलब जो एजुकेशन रेट है उसको निरंतर बढ़ाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाए, शिक्षा निरंतर चलती रहे. जीवन स्तर सुधारने के लिए कार्यात्मक साक्षरता का प्रयोग किया जाए, मतलब लोगों को विभिन्न कौशल संबंधी शिक्षा दी जाए. विकास कार्यों की सूचना और सुविधाहीन वर्ग
की सहभागिता को शैक्षिक क्षेत्र में बढ़ावा देना इस परियोजना का मुख्य बिंदु था। इसके अलावा राष्ट्रीय मुद्दों जैसे कि राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, महिला समानता, छोटा परिवार और जनसंख्या नियंत्रण आदि के विषय में लोगों को जागरूक करना भी इसका परियोजना का मतलब नव साक्षरों के लिए जो सतत शिक्षा योजना थी उसका मुख्य बिंदु था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है वो 1986 में आई, 1986 में आई, और इसके लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया है। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शैक्षिक प्रावधान क्या है देश में? तो नई शिक्षा नीति जो आई थी 1986 में, उसके प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अध्याय 13 में SC ST और पिछड़े वर्ग की शिक्षा के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे जो कि निम्नलिखित हैं। पहले तो क्या किया गया, पहला प्रोग्राम जो था ये पहला था कि इन वर्गों के लिए नीति बनाई जाए और इनका मतलब शैक्षिक जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया जाए। तो उसके लिए प्रथम अनुच्छेद में बताया गया कि यह शिक्षा में काफ़ी पिछड़े वर्ग हैं, SC ST और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं ये शिक्षा में काफ़ी पिछड़े हैं, इन्हें अन्य सामान्य वर्ग के समकक्ष लाने के लिए अथक प्रयास और काफ़ी समय की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते नीति और लक्ष्य निर्धारित किए गए। 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का शुभारंभ किया गया और इन वर्गों के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। नामांकन एवं ठहराव के लिए इन बच्चों में निरंतर सूक्ष्म नियोजन इनका किया गया। ठीक है, उसके अलावा SC ST के शिक्षकों को भी चुनने के लिए इसमें प्रावधान रखा गया कि इन वर्गों के SC ST और पिछड़े वर्ग के शिक्षकों को भी चुनना चाहिए, मतलब पढ़ाने के लिए लगाना चाहिए। जिला स्तर पर छात्रावास बनाने का नियम लाया गया। ठीक है, और जो ये वर्ग थे SC ST और पिछड़े वर्ग, इनकी बस्तियों में स्कूल, आंगनबाड़ी और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई। SC ST के लिए ये प्रावधान किए गए। अब हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में SC ST और पिछड़े वर्ग के लिए जो शिक्षा परियोजनाएं हैं वो ये है कि 200 लोगों की आबादी वाली बस्ती में 1 किलोमीटर की सीमा में प्राथमिक विद्यालय होना आवश्यक है और अगर नहीं है तो सरकार को खोलना चाहिए। सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 तक कोई फीस नहीं लगेगी। अधिकांश राज्यों में इसे माध्यमिक शिक्षा यानी 12वीं तक, कक्षा 12वीं तक लागू कर दिया गया है। अब कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कक्षा 12वीं तक भी फीस शून्य कर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को स्टेशनरी, स्कूल बैग, ड्रेस और जूते मोजे आदि उपलब्ध कराने का भी प्रावधान सरकारों के द्वारा किया गया है। इसके अलावा इसमें एक और प्रावधान है कि मिड डे मील योजना को लागू करना है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान में इन वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान और किए गए। इन जातियों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया या विशेष ध्यान देने की बात कही गई, लेकिन अब स्थिति जो भी है वो आप लोगों के सामने है। चूँकि हर कानून कागजों में बनता है तो कागजों में इस बात को कहा गया, लेकिन धरातल पर कितना है ये आप और हम सभी जानते हैं। इन वर्गों की स्कूल मैनेजमेंट में सहभागिता को प्रोत्साहित करने की बात की गई, इसको भी धरातल पर कितना किया गया ये हम लोग जानते हैं। SC ST के बच्चों की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति सरकार के द्वारा की जाएगी, ये भी प्रावधान है, लेकिन कितनी की जा रही है आप सभी देख रहे हैं। विशेष अध्यापन सहायता प्राप्त कराना, मतलब उनको पढ़ने के लिए विशेष सहायता प्राप्त कराना, ये भी इन वर्गों के अध्यापकों का उपयोग करना, ये भी प्रावधान है। छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराना, ये भी इन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। लेकिन ये सभी प्रावधान धरातल पर कितने सही हैं, कितने उतरे हैं या नहीं उतरे हैं, ये सब आप लोग जानते हैं, इससे आप लोग अपरिचित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SC ST को अवसरों में समानता के लिए शैक्षिक साधन और प्रयास, तो इन वर्गों के लिए शैक्षिक साधन
के लिए क्या प्रयास किया गया? इन वर्गों के लिए जो शैक्षिक साधन के प्रयास किया गया, इसके लिए कोचिंग व अन्य कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, कोचिंग व अन्य कार्यक्रम जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की विभिन्न सेवाओं जैसे IAS, PCS, IPS, IFS, IFES, बैंक, रेलवे, SSC आदि के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य और केंद्र सरकार इन वर्गों के लिए करती है। ठीक है, और अब तक कुल मतलब 100 से ऊपर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र खोले जा चुके हैं। अब तो ज़्यादा हो गए होंगे क्योंकि पुराना डाटा है 100 से ऊपर का। तो अब परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र कितने होंगे? 100 से ऊपर ही होंगे, को 200 से ऊपर हों। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण जो केंद्र हैं वो 200 से ऊपर होंगे लगभग। ठीक है, इन वर्गों के। तो ये हो गया। उसके बाद इनका पूरा जो खर्च है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है, ये एक बात। लेकिन अब इसमें कुछ कटौती सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दी है, तो आप लोगों को जानकारी मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। 10वीं के बाद छात्रवृत्ति 1944-45 में SC ST और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए, SC ST के बच्चों के लिए 114 छात्रवृत्तियों की स्थापना की गई थी SC के लिए, और 1948-49 ये कब? 1944-45 में SC के लिए, 1944-45 में 114 छात्रवृत्तियां SC के लिए। 1948-49 में 89 जो है स्कॉलरशिप ST को शुरू की गई। कितनी? 89, यानी 89 स्कॉलर किसके लिए शुरू की गई? ST के लिए। ठीक है, इसके अलावा SC ST की महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था करना। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को आधी राशि 1/2 राशि SC ST महिलाओं के छात्रावास के लिए देती है। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट SC ST के आर्थिक विकास, उनकी समस्याओं और उनके सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। कई NGO को 100% अनुदान भी देती है। लेकिन ये NGO 100% अनुदान का क्या करते हैं, ये आप लोगों से छुपा नहीं है। चूँकि क्या है कि इन वर्गों की ना तो स्तर में काफ़ी बदलाव आया है, ना ही शैक्षिक स्तर में, ना सामाजिक स्तर में। तो जो फंड गवर्नमेंट देती है वो किन लोगों को देती है, किन NGO को देती है, और वो इस फंड का क्या करते हैं, ये आप लोगों से छुपा नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो देखते हैं कि पुस्तक बैंक योजना। ठीक है, तो यह योजना मेडिकल इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले, मेडिकल और इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले SC ST के ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों के लिए है जो शिक्षा बिना सरकारी मदद के पूरी नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या है, 5,000 रुपये की बुक्स का एक सेट, 5,000 रुपये की किताबों का एक सेट 3 स्टूडेंट के लिए देती है सरकार। कितने स्टूडेंट के लिए? 3 स्टूडेंट के लिए। इससे 3 साल तक काम चलाया जा सकता है। कितने साल तक? 3 साल तक। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। विदेशी शिक्षा के लिए भी इन वर्गों को छात्रवृत्ति दी जाती है। तो विदेशी शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति दी जाती है फॉरेन स्कॉलरशिप फेलोशिप कहते हैं। 1944-45 में इसका प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 44-45 में, बाबा साहब अम्बेडकर के दौर में ही ये शुरू हो गई थी। और छठी योजना में पर ईयर 21 फेलोशिप दी जाती हैं। मतलब छठी पंचवर्षीय योजना में इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत 21 छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए फेलोशिप दी जाती थी। लेकिन 1985-86 में यही फेलोशिप बढ़ा के 25 लोगों को कर दी गई। ठीक है, अब ये फेलोशिप इस समय कम कर दी गई है। पोस्ट डॉक्टरेट स्टडी के लिए 7,000 अमेरिकन डॉलर, पोस्ट डॉक्टरेट की स्टडी के लिए 7,000 अमेरिकन डॉलर पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, और PhD के लिए 8,000 डॉलर पर ईयर के हिसाब से। और इसमें प्लस में बुक्स और एक्सपेंस, अन्य एक्सपेंस $350
और 1000 एपरेटस के लिए। इतना मतलब 1000 तो 1350। ये अगर कोई पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा तो 7000 और प्लस में 1350, मतलब 8350 अमेरिकन डॉलर एक साल में पोस्ट डॉक्टरेट SC/ST कैंडिडेट को अमेरिकी फेलोशिप, मतलब विदेशी शिक्षा के लिए फेलोशिप देती है सरकार। और अगर PhD कर रहा है तो उसको 9350 अमेरिकन डॉलर पर ईयर मिलता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखते हैं कि 10वीं के पहले जो छात्रवृत्ति है वो 1977-78 में 1977-78 में, ठीक है, ये प्रारंभ की गई। और 6वीं योजना में 6 से 10 तक के बच्चों को लिए 6 से 10वीं तक के बच्चों के लिए 200 रुपये पर मंथ मिलती थी ये फेलोशिप, पर मंथ 200 रुपये पर मंथ। 11-12वीं के बच्चों के लिए 250 रुपये पर मंथ मिलती थी। अब कुछ कम हो गई या बढ़ गई, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मैं वो जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को, मतलब हमारा चैनल है इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।